हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना समझा रही हूँ। हिंदी में 4 प्रकार की विधाएं होती है: गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण। और इनके 4 प्रकार से ही लेसन बनते हैं। आज मैं आपको पद्य विधा का लेसन समझा रही हूँ, जिसका प्रकरण है रसखान के सवैये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले विद्यालय। विद्यालय में विद्यालय का नाम जिसमें हम पाठ योजना के लिए जा रहे हैं। फिर दिनांक, विषय हिंदी, कक्षा जिस कक्षा को हमें पढ़ाना है, विधा पद्य, समयावधि यानी कितने टाइम का पीरियड है। अब देखिए, इसमें इसी प्रकार का हमें फॉर्मेट बनाना है। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में भाषा तत्वों का ज्ञान। भाषा तत्वों के ज्ञान में देखिए क्या लिखना है: छात्र पाठ में आए भाषा तत्वों का प्रत्याविज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा है इसमें विषय वस्तु का ज्ञान। इसमें देखते हैं क्या लिखना है: छात्र पाठ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र रसखान द्वारा वर्णित ब्रज भूमि के परिवेश के बारे में जान सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य है हमारा अर्थ ग्रहणात्मक, यानी अर्थ किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। एक तो सुनकर और दूसरा पढ़कर। तो सुनकर में हम देखते हैं क्या लिखा जाएगा: छात्र रसखान द्वारा रचित पद्यों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। छात्र सुनने में शिष्टाचार का पालन कर सकेंगे। फिर देखिए पढ़कर। पढ़कर में है छात्र पद्यों का पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। छात्र केंद्रीय भाव ग्रहण कर सकेंगे। फिर तीसरा हमारा उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मक, यानी छात्र किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करेगा। तो या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। मौखिक रूप से देखिए क्या आएगा इसमें: छात्र सुश्रव्य वाणी में बोल सकेंगे। लिखित में देखते हैं वे गृह कार्य के माध्यम से अपनी लिखित अभिव्यक्ति दे सकेंगे। फिर है कौशलात्मक, इसमें है वाचन। छात्र पद्यों को भावानुकूल पढ़ने का अभ्यास करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं फिर वह लेखन, छात्र पद्यों को लिख सकेंगे। फिर हमारा 5वां शिक्षण बिंदु है अभिरुच्यात्मक। छात्र भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास कर सकेंगे। छात्र पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर हमारा 6वां उद्देश्य है अभिवृत्तात्मक। छात्र पद्यों के रचना काल के बारे में लिख सकेंगे। दूसरा है छात्र पद्यों में नित्य लोक व्यवहार की बातों को समझ सकेंगे। फिर हमारा 7वां पॉइंट है सृजनात्मकता या मौलिकता। छात्र रसखान से प्रेरित होकर श्री कृष्ण से संबंधित कविताओं का सृजन कर सकेंगे। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा जाएगा: छात्र रसखान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जैसे लपेट फलक, श्वेतवर्तिका, संकेतक, झाड़न, मॉडल चार्ट इत्यादि। अब देखिए हम इसमें प्रस्तावना हमारी एक ये श्लोक के माध्यम से करेंगे, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायणसु आपई हो गई सांची। अब इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन है इसमें: प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। तो ये सबको पता है, बच्चों को पता है इसका कि यह पंक्तियां मीरा के द्वारा रचित है। अब दूसरा प्रश्न हमारा पहले प्रश्न के उत्तर से ही बनेगा। मीरा ने किसकी भक्ति की। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की। श्री कृष्ण की भक्ति और किन किन कवियों ने की है। तो श्री कृष्ण की भक्ति सूरदास, रसखान आदि कवियों ने की है। रसखान ने श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन अपनी कविता में किस प्रकार किया है। तो यह है समस्यात्मक। फिर उद्देश्य कथन। आज हम रसखान के सवैये के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए हमें इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेना है। इसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर कौशल, फिर विधि प्रविधि, फिर सहायक सामग्री, फिर शाम पट्टसार। अब सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है हमारा आदर्श पाठ, यानी शिक्षक के द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया पाठ। तो इसमें देखिए छात्रा अध्यापिका पद्यों का उचित आरोह व अवरोह पूर्वक सस्वर पाठ करेगी। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल है पठन कौशल, और विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। दूसरा है अनुकरण पाठ, यानी विद्यार्थियों के द्वारा पाठ करना। इसमें देखिए छात्रा अध्यापिका छात्रों को अनुकरण पाठ का निर्देश देगी तथा स्वयं ध्यान पूर्वक सुनेगी। निर्देशित छात्र निर्देशानुसार अनुकरण पाठ करेगा तथा अन्य ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब तीसरा हमारा पॉइंट है इसमें अशुद्धि संशोधन।
छात्र अध्यापिका अनुकरण पाठ के समय छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करवाएगी। छात्र अध्यापिका के निर्देशों के अनुसार अशुद्धि संशोधन करेंगे। अब इसमें देखिए, शामपट सार में हमें एक ब्लैक शीट पर ये लिखना है। तो इसमें देखिए, पहले तो अशुद्ध शब्दों को लिखेंगे, फिर हम शुद्ध शब्दों को लिखेंगे। जैसे वसो, वसो शुद्ध है इसमें बसो, गिरी शुद्ध है इसका गिरी, कालिदी शुद्ध है कालिंदी, पुरंदर शुद्ध है पुरंदर। अब इधर आ जाइए वापस। फिर हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है आत्मीकरण। छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ लपेट फलक के माध्यम से छात्रों को समझाएगी। फिर छात्र क्रिया में देखते हैं, छात्र कठिन शब्दों के अर्थ समझकर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। कौशल इसमें शामपट कौशल, और विधि प्रविधि में आ जाएगा स्पष्टीकरण विधि। अब यहाँ शब्द और फिर अर्थ। बसो, बसो का अर्थ होता है बसना या रहना। कहावस यानी वश में न रहना। गिरी यानी पहाड़। तड़ाक यानी तालाब। पुरंदर यानी इंद्र। कालिंदी यानी यमुना। कामरिया यानी कंबल। इन्हीं सारे शब्दों को हम शामपट सार में ब्लैक शीट पर ऐसे ही लिखेंगे जो हमने आत्मीकरण में छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा था। अब आगे हम देखते हैं, हमारा पांचवा शिक्षण बिंदु है भावबोध प्रश्न। भावबोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्य में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पद्य में रसखान का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, रसखान कैसा मनुष्य बनना चाहता है? रसखान गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहता है। अब आगे देखते हैं, तो हमने जैसे पहले फॉर्मेट बनाया था, सेम फॉर्मेट हमें बनाना है। वही शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। ये शेष आगे वाले का ही ये भाग है। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, रसखान कैसा पशु बनना चाहते हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे नंद बाबा की गाय। चौथा प्रश्न है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान इंद्र द्वारा धारण किए गए पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। कौशल में आ जाएगा प्रवाहपूर्ण कौशल, और विधि प्रविधि है इसमें प्रश्नोत्तर विधि। और देखो, सहायक सामग्री में हमें रसखान से रिलेटेड या कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई भी मिनिएचर लगा देना है। फिर पुनः सैस्वर वाचन, तो ये पुनः सैस्वर वाचन आता है पद्य के लेसन में। छात्र अध्यापिका मूल कविता का पुनः सैस्वर आदर्श पाठ करेगी। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब अगला हमारा शिक्षण बिंदु सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। तो सौंदर्य अनुभूति प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं जो छंद से रिलेटेड होते हैं, अलंकारों से रिलेटेड होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यानी हम कह सकते हैं व्याकरण टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण, यानी इसमें कै शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्य में किसके प्रेम का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पद्य में रसखान का ब्रज भूमि के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। तीसरा है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द है खग, पखेरु, विहान। और इसमें हम एक प्रश्न ये भी बना सकते हैं, जैसे सेकंड प्रश्न के बजाय हम ये प्रश्न बना सकते हैं कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, हमारा आठवां शिक्षण बिंदु है व्याख्या। इस पद्य में कवि ने मनुष्य, पशु, पक्षी व पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहा है। कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मुझे ब्रज में गोकुल की गायों का ग्वाला बनाना, अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय, और पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनाना जिसे इंद्र द्वारा धारण किया गया था। छात्र क्रिया में देखिए, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल है व्याख्यान कौशल, विधि है स्पष्टीकरण विधि। अब संभावी पद, तो संभावी पद केवल पद्य विधा में ही लिया जाता है। संभावी पद वह पद होता है जिसका भाव हमारी मूल कविता के समान ही निकले, यानी समभावी समान भाव वाला पद हमें लेंगे, लेकिन उस कवि का नहीं लेंगे जिसका हमने मूल कविता में लिया है। अब देखिए, इसमें या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहपुर कौतज डारो, आठों सिद्धि नवनिधि कौशिक नंद की गाय चराई विसारो। तो अब इसमें आ जाएगी दृष्टांत विधि और उदाहरण। सहायक सामग्री में हम ये जो हमने संभावी कविता लिखी है, इसको हमें चार्ट के माध्यम से लगा देना है।
फिर वही फॉर्मेट, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब हमारा 10वां शिक्षण बिंदु है तुलनात्मक प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि मूल कविता और संभावी कविता दोनों में हमें तुलना करनी होती है। तो अब देखो पहला प्रश्न हमारा, मूल पद्य में किसका वर्णन किया गया है? तो मूल पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अतिशय अनुराग प्रकट किया है। दूसरा है, संभावी पद में किसका वर्णन किया गया है? तो संभावी पद में भक्त के भौतिक सुख की अपेक्षा अपने आराध्य के प्रति सानिध्य की इच्छा चाहिए। तीसरा है, दोनों पदों में क्या समानता है? तो दोनों पदों में कृष्ण एवं कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। चौथा प्रश्न है, दोनों पदों में क्या अंतर है? तो प्रथम पद में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है, तो दूसरे में अपने आराध्य के लिए भौतिक सुखों का त्याग करने को कहा है। तो देखो ये तुलनात्मक प्रश्न में इसी प्रकार के 4 प्रश्न बनेंगे। फिर अब इसमें आ जाएगा गृह कार्य। प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार आप मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें मूल्यांकन प्रश्न नहीं आते, क्योंकि हम जो छात्र होते हैं उससे बार बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो सारे प्रश्न पहले हो जाते हैं, इसलिए हमें मूल्यांकन प्रश्न इसमें नहीं करने होते हैं। ये सारा फॉर्मेट बनने के बाद हमें डायरेक्ट गृह कार्य दे देना होता है। तो हम इसी पैटर्न, इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अपने पद्य के और भी सारे लेसन बना सकते हैं। धन्यवाद।